फर्स्ट क्लास है और ये मार्च बैच 2026 की अटैम्प्ट जो है आप लोगों ने देनी है, उसकी हमारी ये फर्स्ट क्लास है PRC 3। और आप लोगों को काफ़ी हद तक गाइडेंस तो दे दी गई थी ओरिएंटेशन के अंदर ही। और फर्दर जो है वो आज थोड़े सा बात करते हैं। PRC 3 जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली बेस करता है बिजनेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट्स पे। और एज पर न्यू सिलेबस दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके इसमें कंबाइन हो गए हैं। ITB और इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट जो पहले सेपरेट पढ़ाया कर जाते थे, अब ये कंबाइन हो गए हैं PRC 3 में, बिजनेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट्स के नाम से। इसकी प्रॉपर ICAP की तरफ से दो बुक्स हैं, ठीक है, सेपरेट। इकोनॉमिक पोर्शन की एक सेपरेट बुक है और बिजनेस पोर्शन की एक सेपरेट बुक है। इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और बिजनेस के भी जो पोर्शन है उसके कुछ चैप्टर्स जो हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही होंगी, ठीक है ना। बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो सर तारिक जो है वो आपको लेकर चलेंगे। अच्छा, वैसे तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो हो चुका है आप लोगों से, फिर भी मैं बता दूं कि माय नेम इज़ ज़ैनब ज़िया, और मुझे CA की इंडस्ट्री में, CA फील्ड में पढ़ाते हुए 7 इयर्स हो चुके हैं। 7 साल से मैं इस इंडस्ट्री में इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, तो एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है। प्लस क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैं मास्टर्स किया हुआ है, मैंने एमफिल भी मेरा तकरीबन कंप्लीटेड है। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं मास्टर्स और ग्रेजुएशन के अंदर। तो ये थोड़ा सा बताना इस वजह से बस ज़रूरी होता है कि ज़ाहिर है आप जिससे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। अच्छा ईमान, आपका क्या बैकग्राउंड था? आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? आप इकोनॉमिक्स पहले पढ़ चुकी हैं, ठीक है, तो सही है। तो बस पढ़ी थी बस, या फिर बाकी में याद है कि हाँ कुछ पढ़ा था, याद है? चलें, आपका क्या बैकग्राउंड था? आप इंटर में क्या पढ़ के आए हैं? आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, ठीक है जी, सही है। तो बेसिकली हमारी थीम कुछ इस तरीके से रहेगी कि हम चैप्टर 1 से स्टार्ट लेंगे, ऑब्वियसली, विच इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ताकि हमारी इकोनॉमिक्स की एक जो है वो बेसिक बन जाए कि इकोनॉमिक्स जो है इस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसकी क्या डेफिनेशन। और उस हवाले से जाहिर है जब भी हम कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो स्टडी टेक्स्ट आप लोगों ने देखा हुआ होगा, मैं दिखा भी दूं कि कुछ स्टडी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आपका स्टडी टेक्स्ट है। अच्छा, ये प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो है, तो अभी जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो 11 चैप्टर्स आ जाते हैं। दो चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 6 आप कह लें कि ये स्किप कर दिए गए हैं। तो आपके पास चैप्टर 11 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स पोर्शन के जो आपने कवर करने हैं। इसी तरीके से बिजनेस पोर्शन में आप देखेंगे कि पहले 10 चैप्टर्स थे और अब वो 8 चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ज़्यादा कोई इतना इफेक्ट नहीं आया। तो हम अपने चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा प्रॉपर वे ये होगा कि हम कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनसे MCQ सॉल्व करेंगे, और फिर आफ्टर एवरी चैप्टर हम क्विज कंडक्ट करेंगे ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस देख सकें, अपनी प्रिपरेशन देख सकें कि कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। चलें जी। अच्छा, इकोनॉमिक्स का के हवाले से अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो इकोनॉमिक्स की जो टर्म है वो ज़ाहिर है इकोनॉमी से एसोसिएट करती है, ठीक है, इकोनॉमी से निकली है। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी इकोनॉमी के बारे में समझते हैं, हम अपनी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और अगर हम स्पेसिफिक होकर बात करें इकोनॉमिक्स की टर्म की, तो इकोनॉमिक्स टर्म एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, ओइकोनोमोस से, जिसका मतलब है होम मैनेजमेंट, ठीक है ना।
इकोनॉमिक्स की जो टर्म है वो डिराइव हुई है किससे? एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? ओइकोनोमोस। जिसका मतलब है होम मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम जो है, इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें क्या मैनेजमेंट सिखा रही होती है अपने रिसोर्सेज की, कि हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एफिशिएंटली मैनेज करना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है स्कार्सिटी। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है भाई आपकी? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का क्या मतलब है? लिमिटेड। ठीक है ना? तो हमारे पास जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो ये है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। सो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स। तो जाहिर है हमें अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकें। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपने रिसोर्सेज को कहाँ और कैसे एलोकेट करना है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स ये मैनेजमेंट हमें सिखाती है। क्या सिखा रही होती है? दोबारा बता रही हूँ, हाउ टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। रिसोर्सेज से हमारी क्या मुराद है? रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम रिसोर्स की टर्म यूज़ करते हैं तो उससे मुराद हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट यूजेस हैं। लैंड के डिफरेंट यूजेस हैं। हम एक लैंड पे स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, उसको डिफरेंट यूज में जो है एलोकेट कर सकते हैं। तो वी हैव टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, वी हैव टू डिसाइड कि हमें कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। ठीक है ना? तो ये डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट रिसोर्सेज की हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। ठीक है? चलें, एक बेसिक इंट्रो हो गया। अब प्रॉपर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है एडम स्मिथ की। और एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ इज बेसिकली फादर एंड फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एडम स्मिथ से ही आप यूं कह लें कि एक इकोनॉमिक्स जो है उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की आइडेंटिटी मिली। पहले इकोनॉमिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके पढ़ाया जाता था। एडम स्मिथ की कंट्रीब्यूशन ये रही कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। ठीक है ना? ही इज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल से यहाँ पे क्या मुराद है? इकोनॉमिक्स में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, यानी हर किसी के अपने नजरियात होते हैं ना। ठीक है ना? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके डिफरेंट ओपिनियंस हैं हर किसी के। ठीक है? ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, डिफरेंट नजरियात है। तो उनकी बेसिस पर हम इकोनॉमिक्स में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ रहे होते हैं। क्लासिकल स्कूल, कीनीजियन स्कूल, इवन ये कि न्यू क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल स्कूल, हमारे मोनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। आपको इसको इसके बारे में परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल है। लेकिन हम थोड़े से स्कूल ऑफ थॉट्स को जनरल डिस्कस करेंगे कि भाई क्लासिकल स्कूल के अंदर एडम स्मिथ और उनके कुछ फॉलोअर्स आ जाते हैं, उनके क्या एक जनरल व्यूज थे। अभी नहीं, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उनके कुछ कुछ ना कुछ व्यूज हमारे सामने आते रहेंगे। तो हमें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि जो क्लासिकल स्कूल है उसके फाउंडर तो एडम स्मिथ हैं, और एडम स्मिथ और उनके जितने भी जिन्होंने उनके थॉट्स को फॉलो करा। ठीक है ना? कि भाई ये इनकी थ्योरीज को फॉलो करा और आगे एक्सटेंड करा, उनका क्या बिलीफ था, वो इकोनॉमी को कैसे देखा करते थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे देखते थे, उसके सॉल्यूशंस उनकी नज़र में क्या होते थे। इसी तरीके से कुछ कोई दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो इकोनॉमी को कैसे देखता है, उसके थॉट्स कैसे डिफरेंट हैं क्लासिकल स्कूल से, इसका एक जनरल व्यू हम
आगे के चैप्टर्स में कुछ ना कुछ आता रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकली आपसे कभी ये पूछा नहीं जाएगा कि भाई क्लासिकल स्कूल क्या कहता है या कीनीजियन क्या कहता है इसकी, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल कॉन्सेप्ट है, ये आपके बेसिक कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, जिनके कुछ बिलीव्स थे रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और इसका नाम क्लासिकल स्कूल है, जो कि जिससे एडम स्मिथ बिलोंग करते हैं। अच्छा, एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से 1776 में, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी थी, और अकॉर्डिंग टू स्मिथ इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ की स्टडी का नाम है, साइंस ऑफ वेल्थ है। इसमें हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब वेल्थ से हमारी क्या मुराद है, यहाँ पे वेल्थ से मुराद एडम स्मिथ की मनी नहीं था, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज थे। क्या हुआ, गर्मी लगती है? फैन ऑन कर दें, पीछे के फैन ऑन हो जाते हैं। आप देख लो, एसी चल रहा है वैसे। बेटर हो जाएगा थोड़ी देर में ना एटमॉस्फेयर। तो जो एडम स्मिथ थे, उनका यहाँ वेल्थ से मतलब जो है वो मनी नहीं था, बल्कि क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज को हम वेल्थ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो मेन हमारी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं ना, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन क्यों दी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इसको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन हमें क्यों दी है। एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर किसी भी इकोनॉमी को वेल्दियर बनना है, ठीक है ना, किसी भी इकोनॉमी को वेल्दियर बनना है, तो उसको अपने 4 मेन पिलर्स पे काम करने की जरूरत है। और ये चारों के चारों पिलर्स किससे रिलेट करते हैं, वेल्थ से। तो देयर आर 4 मेन पिलर्स ऑफ एन इकोनॉमी, और अगर कोई इकोनॉमी अपने इन 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग बना लेती है, तो उससे वो इकोनॉमी क्या बन जाएगी, वेल्दियर बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, डेवलप करेगी, ठीक है ना। वो कौन कौन से 4 पिलर्स हैं, वो हम लिख लेते हैं। नंबर 1 आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को वेल्दियर बनाना है, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ करनी पड़ेगी। अगेन यहाँ वेल्थ से क्या मतलब है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। यानी हम जितनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगे, उतना हमारी इकोनॉमी क्या होगी, वेल्दियर होगी, ग्रो करेगी। क्योंकि जाहिर है आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, उससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। और जब लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, इनकम जनरेट होती है, ठीक है ना। जिसको उन्होंने बताया अपने 3rd पिलर में। पहले उन्होंने कहा प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, देन उन्होंने कहा एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। जाहिर है जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, तो वो आप अपने लिए तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं खाली, ठीक है ना। गुल अहमद जो कपड़े बनाता है, वो गुल अहमद का ओनर पहन लेता है सारे कपड़े, नहीं, कुछ अपने रखकर बाकी वो आगे सेल करता है। तो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ होती है, ठीक है ना। जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, तो आप क्या करते हो, उसका एक्सचेंज करते हो। तो जब चीजें प्रोड्यूस होंगी, तो फिर क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। और फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होगी, कि एडम स्मिथ ने हमें बताया कि भाई देखें होता क्या है, कि किसी भी चीज को बनाने के लिए हमने कहा कि वी नीड रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज कौन से हैं इकोनॉमिक्स में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने कहा कि जब आप कोई चीज जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतने ज्यादा आपको ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने होंगे, उतने ज्यादा ये रिसोर्सेस यूटिलाइज होंगे। और फिर क्या होगा कि जब आप इन रिसोर्सेस को, इन इनपुट्स को यूज करोगे, तो फिर आप इनको पे भी तो करोगे,
ठीक है, जब आप लेबर से काम लोगे तो फिर आप लेबर को वेजेस भी तो दोगे। ठीक है, आप लैंड यूज करोगे जिसकी, आप उसको रेंट भी तो पे करोगे। ठीक है, जिसको, जिससे आप कैपिटल लोगे आप उसको इंटरेस्ट भी तो दोगे। और जो एंटरप्रेन्योर है वो अब उसको प्रॉफिट भी है वो अर्न करेगा। तो क्या हुआ कि भाई हमने कहा जितनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी उतना ज्यादा इकोनॉमी में क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन के नतीजे में क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। ठीक है ना, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। और फिर जब आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं उनके काम के नतीजे में, तो फिर लोग उस पैसे का क्या करेंगे, खर्च करेंगे, उसको स्पेंड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या कर रहे होंगे, कंजम्पशन कर रहे होंगे, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इंप्रूव होगा। आपको जितनी ज्यादा चीजें मिलेंगी आपका उतना लिविंग स्टाइल स्टैंडर्ड क्या होगा, बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो हमने कहा कि देखें, आप किसी भी इकोनॉमी की जो वेल्थ है, किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, वो बेसिकली इन 4 पिलर्स पे बेस करती है। और वो 4 पिलर्स कौन से हैं आपके, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? महक। महक इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है इससे पहले? नहीं पढ़ी है, न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, चलें एक क्विकली सा महक के लिए जो है ना वो रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, बेसिकली मैं आपको पहले से क्विकली ये बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये PRC 3 है। ठीक है, और ये इसका जो नाम है वो बिजनेस एंड इकोनॉमिक इनसाइट है। तो इसके 2 पोर्शंस हैं। ठीक है, एक पोर्शन इकोनॉमिक पे बेस कर रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और दूसरे पोर्शन में हम बिजनेस के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी जो मैंने स्टार्ट किया वो इकोनॉमिक्स पोर्शन से स्टार्ट लिया है। ठीक है ना, अच्छा अब ये जो इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली जो है वो इकोनॉमी से रिलेट करती है, इकोनॉमी टर्म से निकली है आप यूं कह लें। यानी इस सब्जेक्ट के अंदर हम अपनी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम अपनी सराउंडिंग के बारे में समझते हैं कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, कैसे हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट एजेंट्स है ना, कंज्यूमर कैसे काम कर, क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, तो कैसे इकोनॉमी चल रही होती है, हम इसके बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना, वैसे तो आप रिकॉर्डिंग देख लोगे लेकिन मैं क्विक सा रिवीजन आपको दे रही हूँ। अच्छा, हमारी जो बेसिक इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है ना, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स का, वो ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करें। ठीक है ना, जैसे कि हमारा टाइम भी एक रिसोर्स है, तो हमें अपने टाइम को क्या करना है, एफिशिएंटली मैनेज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना, कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। टाइम के डिफरेंट यूजेस हैं, हमें उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। तो इकोनॉमिक्स हमें यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज सिखाती है। ठीक है ना, और ये मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। आप टाइम की मिसाल ले लें, एक दिन में हमारे पास कितने घंटे हैं, 24 आवर्स। अब हमें इन 24 आवर्स में डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है। ठीक है ना, तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। और इस प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, स्कार्सिटी। ये टर्म है, स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड। ठीक है ना, तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और क्योंकि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो हमें अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें इसको सॉल्व ऐसे करना है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको हम ऐसे यूटिलाइज करें कि उससे ज्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है ना, अच्छा अभी हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से, और हमने फर्स्ट इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन डिस्कस करना स्टार्ट करी थी, और इनका नाम एडम स्मिथ है। इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत कंट्रीब्यूशन है। और बेसिकली जो असल इकोनॉमिक्स का जो स्टार्ट हुआ था सब्जेक्ट का वो इन्हीं से हुआ था। ठीक है ना, तो हम इनकी डेफिनेशन पे बात कर रहे थे कि एडम स्मिथ ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ये साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है ना, और साइंस ऑफ वेल्थ से इनकी क्या मुराद है, इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है ना, उसको वेल्दियर बनाना है, तो आपको 4 पिलर्स पे काम करने की जरूरत है। और वो चारों के चारों पिलर्स किस पे बेस कर रहे हैं, वेल्थ पर। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में किस चीज को इंपॉर्टेंस दी, वेल्थ को। इन्होंने कहा भाई सबसे पहली चीज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अच्छा, अब वेल्थ से जनरली हम क्या मतलब लेते हैं, मनी।
ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे स्मिथ का जो वेल्थ से मुराद थी वो मनी नहीं था, बल्कि क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि असल जो हमारी सेटिस्फेक्शन जो हमें मिल रही होती है, जो हम बेनिफिट हमें मिल रहा होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज से मिलता है। तो हम कहते हैं कि वेल्थ किसे कहते हैं? वेल्थ कोई भी ऐसी चीज जिस जो कि कोई वैल्यू रखती हो, जो कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, हमारी नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है ना? तो एडम स्मिथ ने कहा कि पहली चीज, अगर इकोनॉमी को वेल्दियर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने होंगे, क्योंकि आप जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब्स मिलेंगी, ठीक है ना? लोगों के पास पैसा आएगा, इनकम आएगी, और लोग फिर उस इनकम को यूज करके क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है ना? तो इकोनॉमी का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। तो ये एडम स्मिथ का एक व्यू था कि अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको इन 4 मेन पिलर्स पे काम करना है। आप स्टार्टिंग की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देख लेना ताकि मजीद डिटेल आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं अपने दूसरे इकोनॉमिस्ट पे। वैसे तो इन बिटवीन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रहे, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन बड़ी फेमस हुई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और ये जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से 1890 में। और आप यहाँ पे देखिए कि ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? न्यो क्लासिकल स्कूल। न्यो क्लासिकल स्कूल ये एक थॉट है, ठीक है ना? ये देखिए, इस टर्म में क्लासिकल एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उनके थॉट्स काफी हद तक एडम स्मिथ से मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ जगहों पे कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है ना? कुछ चीजों में ओपिनियन क्या है? डिफरेंट है। स्मिथ का डिफरेंट है, मार्शल का डिफरेंट है। जैसे कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको उनकी डेफिनेशन में ही दिख जाएगा। एडम स्मिथ ने जब अपनी डेफिनेशन दी थी ना कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, या इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, तो एडम स्मिथ को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। उनको कहा गया था कि भाई आपने एक ऐसी डेफिनेशन दे दी है, एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो वेल्थ सेंटर्ड है, जो सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? वेल्थ के बारे में बात कर रहा है। और क्योंकि हमने तो बस उनकी एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है ना, उन्होंने तो अपनी पूरी बुक लिखी थी। तो उस बुक में जो जितनी भी डिटेल उन्होंने लिखी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसमें ज्यादातर उनके ओपिनियंस क्या थे कि हर इंसान अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखे, सेल्फ इंटरेस्ट देके। उन्होंने एक सेल्फिश इंसान का व्यू दिया था आपको, जो अपने बारे में सोचे कि अपनी नीड्स कैसे पूरी करनी है, अपनी वांट्स कैसे सेटिस्फाई करनी है। तो इस व्यू को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है जो लोगों को सेल्फिश बनाएगा, लालची बनाएगा, कि आप अपने बारे में सोचें खाली, ठीक है ना? तो मार्शल ने एक डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, अपने उनके उनके ओपिनियन क्या था कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है, इट इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैन काइंड को स्टडी करते हैं, यानी इंसान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? अब आप देखें डेफिनेशन का पूरा पहले डेफिनेशन का फोकस किस पे था? वेल्थ पर। अब उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ को नहीं मेनली पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैनकाइंड, इंसान को पढ़ रहे हैं। तो जब आप आगे इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी कि जब जितनी भी थ्योरीज हैं वो बेस कर रही हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है ना? इंसान डिमांड क्या कर कैसे डिमांड करता है, कौन से फैक्टर्स उसकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है? प्रोड्यूसर कौन? इंसान ही है। ह्यूमन बिहेवियर क्या प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज हम इंसान को पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, मैनकाइंड को स्टडी कर रहे हैं इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि वो अपनी डेली लाइफ में कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, कैसे गुजार रहा होता है। It examines that part of individual and social action which is most closely connected। यानी वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल और सोसाइटी का कौन सा पार्ट स्टडी कर रहे होते हैं जो कि किससे क्लोजली कनेक्टेड है? विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग। मटेरियल रिक्विजिट्स किसे कहते हैं? आपके जो टेंजिबल गुड्स हैं, जैसे कि मोबाइल। टेंजिबल गुड्स, टेंजिबल की टर्म समझ में आती है? जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम टेंजिबल गुड्स कहते हैं। तो मार्शल ने बेसिकली, मैं आपको उसको थोड़ा सा समराइज करके बताऊं कि मार्शल ने हमें बताया क्या। मार्शल ने कहा, देखिए सबसे पहली बात ये कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इंसान के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि इंसान किस तरीके से
जो टेंजिबल चीज, मटेरियल गुड्स हैं, उनको हासिल करता है और फिर उन चीजों को इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। ठीक है, अब आप एक बात गौर करें, आपने बोला कि भाई यही बात कंजम्पशन ऑफ वेल्थ की तो एडम स्मिथ ने भी करी थी। एडम स्मिथ का भी व्यू का एक तो अल्टीमेट पिलर तो यही था ना कि इंसान कंजम्पशन कैसे करेगा। ठीक है, और कंजम्पशन, जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो जाहिर है आपकी कोई वांट सेटिस्फाई होती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेट्स से मैंने इस वक्त वॉच पहनी हुई है, इससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, कोई बेनिफिट डिराइव कर रही हूँ ना मैं इससे, तभी मैंने ये वॉच पहनी हुई है। इस वक्त मेरे पास मोबाइल है तो इससे मुझे कुछ ना कुछ ये सारे मटेरियल गुड्स है ना, ये मुझे फायदा पहुंचा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये तो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ में भी आ गया था एडम स्मिथ की। तो फिर मार्शल की डेफिनेशन और स्मिथ की डेफिनेशन में डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये हुआ कि देखिए किस चीज पर आपका मेन फोकस है, वो पूरा का पूरा आपका जो है ना वो मतलब चेंज कर देती है। एडम स्मिथ का फोकस क्या था? वेल्थ। मार्शल ने बोला वेल्थ इंपॉर्टेंट जरूर है कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेल्थ तो इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल चीज क्या है कि आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं अपने वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए। स्मिथ ने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। स्मिथ ने सिर्फ ये कहा था कि कंजम्पशन ऑफ वेल्थ ज्यादा होगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन बात ये है कि कंजम्पशन तो बहुत तरह की हो सकती है ना। अब एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो वो भी तो किसी ना किसी चीज की कंजम्पशन कर रहा है, लेकिन उसकी कंजम्पशन से सोसाइटी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, नुकसान हो रहा है। ठीक है ना? तो आपने कहा कि भाई सिर्फ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कैसे, हाउ टू यूज दैट वेल्थ, हमने गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कैसे करना है अपनी वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो मार्शल है उसने अपनी डेफिनेशन में वेल्थ पे फोकस नहीं करा, उसका फोकस क्या था? वेलफेयर। उसने इकोनॉमिक वेलफेयर पे फोकस करा कि भाई हमने कंजम्पशन ऐसे करनी है कि उससे इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़े। ठीक है ना, क्योंकि हर तरह की कंजम्पशन से वेलफेयर नहीं बढ़ती। अब एक बंदा वेपन बना रहा है, वो भी प्रोडक्शन कर रहा है, उससे वेपन कोई खरीदेगा, ठीक है, वो भी यूज हो रही है वेल्थ। ठीक है, लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर यूज नहीं करेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए तो हाँ जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लाइनल रॉबिन्स हैं, ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में। अच्छा, इन्होंने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, ये एक मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कहलाती है। ठीक है ना, कि अब तक की सबसे अच्छी डेफिनेशन जिसमें इकोनॉमिक्स को एक ब्रॉड व्यू दिया। ठीक है ना, एक होता है ना कि कुछ डेफिनेशंस बहुत नैरो स्कोप दे रही होती हैं कि बस ये वेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, बस इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने, इनका जो व्यू था इसने बहुत ब्रॉडर स्कोप दिया इकोनॉमिक्स को ना। अच्छा, इन्होंने क्यों क्या कहा, जब आप इसका स्टार्ट पढ़ेंगे तो आपको काफी हद तक तो ये वाली बात तो मार्शल से मिलती जुलती लगेगी कि इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। उन्होंने कहा था मैन काइंड को स्टडी करते हैं। इन्होंने कहा कि हम इंसान के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, कौन सा बिहेवियर? इंसान के तो डिफरेंट बिहेवियर्स है ना, सारे बिहेवियर्स तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो फिर साइकोलॉजी हो जाएगा। अगर इंसान की नफ्सियात को पढ़ने लग गए तो वो तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर के कौन से एस्पेक्ट को पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स। यहाँ पे मल्टीपल एंड्स से हमारी क्या मुराद है? मल्टीपल एंड्स, एंड्स का मतलब है यहाँ पे बॉन्ड्स, अनलिमिटेड बॉन्ड्स। मल्टीपल एंड से यहाँ पे क्या मतलब है? अनलिमिटेड बॉन्ड्स। ठीक है ना, एंड्स बॉन्ड्स को भी कहते हैं। तो अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड स्केयर्स मींस यानी लिमिटेड रिसोर्सेज, वही वाली बात, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड बॉन्ड्स। और एक और प्रॉब्लम ये कि जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके जो यूजेस हैं वो क्या हैं?
ऑल्टरनेटिव, उनका कोई एक यूज नहीं है कि भाई टाइम का एक ही यूज हो। लैंड एक रिसोर्स है, उसका एक ही यूज हो, ऐसा नहीं है। उसके यूजेस भी क्या है, ऑल्टरनेटिव है, बहुत सारे यूजेस हैं। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि टाइम को कहाँ लगाना है, लैंड को कहाँ लगाना है, कैपिटल को कहाँ लगाना है, लेबर को कहाँ सर्विस दे, कि उससे क्या हो, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो बेसिकली वही बात आ गई जहां से हमने स्टार्ट करी थी, हाउ टू मैनेज आवर रिसोर्सेस, हाउ टू एलोकेट आवर रिसोर्सेस। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इंसान कैसे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस को से के थ्रू अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और जब ये स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है तो हमें चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है ना, हमें प्रेफरेंस सेट करनी पड़ती है कि यार करना तो हम ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो हमें कोई अपने ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे कि भाई फर्स्ट नंबर पे हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो क्या है, ठीक है ना। तो हमें चॉइस मेकिंग करनी पड़ेगी कि यार ये पैसे हैं, या तो बिरयानी ले सकते हैं या बर्गर ले सकते हैं, सो वी हैव टू डिसाइड। तो हम इकोनॉमिक्स में इसलिए एक टर्म बड़ी पढ़ते हैं, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या है, अगर ये लिया तो इसको छोड़ना पड़ेगा, ये लिया तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू गेट समथिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, ठीक है ना। एक चीज लेने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स का एक व्यू हमें ये दिया कि इकोनॉमिक्स में हम इंसान के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि इंसान कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करता है, कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे। और जब हम नेचर पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इज इकोनॉमिक्स अ साइंस और एन आर्ट। क्या इकोनॉमिक्स साइंस का कोई सब्जेक्ट है, साइंस में आता है या आर्ट में आता है। तो इस बात का जवाब देने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि साइंस हमें क्या बताती है, आर्ट किसे कहते हैं। जब हमें साइंस और आर्ट की डेफिनेशन पता होती है तो हम डिसाइड करते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स साइंस की जैसी लग रही है या आर्ट की जैसी लग रही है। तो बेसिकली साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स। साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस में हम फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। भाई चीजें किस तरीके से हो रही है, नेचुरल साइंस है, क्या करें, फैक्ट्स स्टडी करना है ना। अब एक सिंपल फैक्ट, सूरज जो है मशरिक से निकलता है मगरिब में गरूब होता है, फैक्ट है ना एक, ठीक है ना। हम उस फैक्ट को स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से साइंस में या जैसे में फिजिक्स वगैरह में आप डिफरेंट थ्योरीज पढ़ रहे होते हो कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, और इस तरह के डिफरेंट थ्योरीज आप पढ़ रहे होते हैं। उन सारी थ्योरीज, वो थ्योरीज डेवलप कैसी हुई, पहले कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया गया ना, ठीक है ना। उन फैक्ट्स की बेसिस पर आपने थ्योरी डेवलप करी, और वो थ्योरी हमें क्या बता रही होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन की। जब ये होगा, आप बॉल फेंकेंगे तो वो वापस उसी फोर्स से आपकी तरफ वापस आएगी, एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है कि जब एक ये होगा तो उसका इफेक्ट ये आएगा। एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हमें पता चल रहा होता है सारी थ्योरीज में। जबकि जो आर्ट है वो क्या है, उन साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज की एप्लीकेशन का नाम, कि उन थ्योरीज को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आर्ट कहलाती है, ठीक है ना। जैसे कि आपकी बुक में लिखा है कि एक बंदा है जो कि ये पढ़ता है, ये थ्योरी पढ़ रहा है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, ठीक है ना, हाउ टू ड्राइव अ कार। अब ये थ्योरी है ना, कि भाई एक फैक्ट्स पढ़ रहा है कि भाई बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स पढ़ रहा है। ये क्या है, साइंस है। लेकिन जब वो उस थ्योरी को अप्लाई करेगा, एक्चुअल में गाड़ी चलाएगा, तो वो क्या होगी, आर्ट होगी। तो हमने अब डिसाइड ये करना है इन दोनों डेफिनेशंस की बेसिस पर कि क्या हम इकोनॉमिक्स को साइंस में कैटेगराइज करें या आर्ट्स में। तो अब देखें, ये तो जाहिर है बहुत इनिशियल लेवल है, आप लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते, अभी तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेथडोलॉजी जो है इकोनॉमिक्स की बिल्कुल साइंस जैसी है। हम इसमें फैक्ट्स की बेसिस पर कोई थ्योरी डेवलप करते हैं, और वो थ्योरी हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताती है। जैसे इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड, जो हमें क्या बताती है कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या कर देता है, जब एक चीज महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं,
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि देखिए मैथडोलॉजी जो है ना इकोनॉमिक्स की बिल्कुल साइंस जैसी है, और हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ते नहीं है, उसको हम अपनी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट भी तो करते हैं। हम सिर्फ ये थोड़ी पढ़ते हैं कि भाई इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, सिर्फ ये तो नहीं करेंगे ना, हम उसको सॉल्व करेंगे भी तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करेंगे, इन्फ्लेशन को कम करने की भी तो कोशिश करेंगे। तो हमने कहा यहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी मिलती है, एप्लीकेशन भी मिलती है, और फैक्ट्स भी पढ़े होते हैं हम। यानी हमने क्या कंक्लूड करा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, एंड इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट्स दोनों में आ जाएगी, ठीक है ना। ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोग इसको जरा अच्छे से बाद में रीड कर लीजिएगा। अगेन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, और वो ये आता है कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस है। अगेन डेफिनेशन पढ़कर ही डिसाइड किया जा सकता है। तो पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं? पॉजिटिव साइंस डिस्कस व्हाट इज, इसका क्या मतलब हुआ? जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसका जो आंसर दिया जाता है वो फैक्ट पे बेस करता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे भाई, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज द पॉपुलेशन रेट ऑफ पाकिस्तान, या पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड वाइड किस नंबर पर आता है, तो आप इसके जितने भी जवाब देंगे वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो फैक्ट पे बेस कर रहे होंगे ना। आप अपना ओपिनियन तो नहीं देंगे, आप फैक्ट बताएंगे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस जो कि फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो फैक्ट पे बेस कर रहे होते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं? पॉजिटिव साइंस के अंदर आ जाते हैं। तो पॉजिटिव साइंस में जब जब भी आप कोई प्रॉब्लम पढ़ रहे होते हैं कि पाकिस्तान में फला मसला है, फला मसला है, ये फैक्ट है, ये पॉजिटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस क्या है? अब उस मसले को हल कैसे करें, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द स्टेप्स, अगर हमें इन्फ्लेशन, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, ठीक है ना, टू रिड्यूस इलिटरेसी रेट, ठीक है ना, इस तरह के अगर हमने सॉल्यूशंस देखना है, तो ये क्या है? नॉर्मेटिव साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें ओपिनियन आ जाता है, हर किसी का अपना ओपिनियन है। महंगाई कम करनी है तो ये भी किया जा सकता है, ये भी किया, हर किसी का अपना ओपिनियन है। अब ओपिनियन से हर किसी का एग्री करना जरूरी, आपका एक ओपिनियन है, जरूरी है कि मैं भी एग्री करूं उससे? नहीं, ठीक है ना। तो ओपिनियन से हर किसी का एग्री करना जरूरी नहीं है, पर अगर मैं कोई फैक्ट बताऊंगी कि ये फला मसला पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हूँ, तो आप एग्री करेंगे, आप बोलेंगे भाई आप अपना ओपिनियन थोड़ी दे रही हैं, आप तो फैक्ट बता रही हैं मुझे। तो पॉजिटिव साइंस फैक्चुअल क्वेश्चंस पे बेस करती है, नॉर्मेटिव साइंस ओपिनियन बेस्ड है, कि भाई इसमें आप ओपिनियन देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी। नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो होती हैं, वो व्हाट शुड बी से स्टार्ट होती हैं। शुड बी और टू बी जब ये आ जाता है तो पता चल जाता है ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि एक बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जो पॉजिटिव साइंस है, उसमें फैक्ट बता रहे होते हैं। आप देखें एग्जाम्पल में दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पढ़ के पता लग रहा है कि एक फैक्ट है कि पाकिस्तान जो है पॉपुलेशन के लिहाज से 5वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में, ठीक है। ये आपने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा, फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर, ये भी क्या है आपकी नॉर्मेटिव साइंस है। ये आप क्या दे रहे हो? ओपिनियन दे रहे हो। एक सेकेंड, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? एक सेकंड बस रुकिएगा, एक चीज मुझे देखनी थी। चलें, अच्छा देखिए, असल में हमारा हम कुछ इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे कि जो हमारा जनवरी बैच है उसमें भी चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। चैप्टर 1 हाफ हुआ हुआ है, ठीक है।
तो मैं चैप्टर 1 जितना उन लोगों को मैंने करवाया है, उतना करवाने के बाद फिर आप लोगों की एक मर्ज क्लास हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। तो हम चैप्टर 1 के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट इनके साथ कर लेंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको वहाँ तक लेकर जाकर उसके बाद फिर हम एक मर्ज क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखें, इकोनॉमिक्स जो है उसको हम 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? उसकी क्लासिफिकेशन हम 2 मेन ब्रांचेस में करते हैं। एक कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी कहलाती है माइक्रो। नाम से ही पता लग रहा है ना, टर्म क्या है, छोटी स्मॉल, मैक्रो लार्ज, एग्रीगेट, ठीक है ना? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्मॉल लेवल पे अपनी एनालिसिस कर रहे होते हैं इकोनॉमी के जो स्मॉल, आप कह लें कि, या ऐसे इकोनॉमिक एजेंट्स जो कि इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर, एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी करना, एक फर्म के बारे में स्टडी करना, इवन एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना। जब आप स्पेसिफिक हो जाते हो ना, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इट मींस आप माइक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी मैं पढ़ रही हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, पूरी पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रीज में एक इंडस्ट्री के बारे में डील कर रही हूँ ना मैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये क्या है, माइक्रो। जब मैं सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ूंगी तो वो क्या है, मैक्रो है, ठीक है ना? तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, एक कंज्यूमर का बिहेवियर, एक फॉर्म। अच्छा, बिहेवियर में क्या आ जाता है, बिहेवियर में ये आ जाता है कि एक कंज्यूमर कैसे अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स में एलोकेट करता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, बिरयानी लें या बर्गर लें, एक आसान तरीके से समझने वाली बात। फर्म्स का क्या बिहेवियर होता है, हर फर्म का, आप बिजनेस करना स्टार्ट करती हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है? हर फर्म का यही ऑब्जेक्टिव होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं कि भाई फला बिजनेस भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, लेकिन रिसोर्सेज भी तो चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो अपने रिसोर्सेज में रहते हुए एक ऐसा चीज प्रोड्यूस करना, सप्लाई करना जो कि आपको क्या दे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे, ये डिसीजन मेकिंग ही तो है कि मैं अपने रिसोर्सेज को कहाँ लगाऊं, किस चीज को प्रोड्यूस करने में लगाऊं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। ये है कंज्यूमर का बिहेवियर और फर्म का बिहेवियर, जो हम किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। अच्छा, पूरी इकोनॉमी से हमारी क्या मुराद है, जब हम, जैसे मैं आपको एक टॉपिक बताऊं, इन्फ्लेशन, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स में? मैक्रो। कैसे? हमने कहा इन्फ्लेशन का मतलब ये तो नहीं है किसी एक चीज की प्राइस बढ़ गई है, जनरल लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जब आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, जनरल प्राइसेस जब बढ़ती हैं, तो आप कहते हो इन्फ्लेशन हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मैक्रो इशू है, पूरी इकोनॉमी का इशू है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज किसी एक कंज्यूमर या फर्म के लिए थोड़ी बनाई जाती हैं, पूरी इकोनॉमी के लिए बनाई जाती हैं। इकोनॉमी का टोटल आउटपुट, जिसको हम नेशनल आउटपुट कहते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स हैं। जबकि माइक्रो के अंदर मेनली जो हम कॉन्सेप्ट, जो इश्यूज हम पढ़ रहे होते हैं, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कमोडिटी प्राइसिंग। इसका क्या मतलब है, कमोडिटी गुड्स को कहते हैं, गुड्स या प्रोडक्ट को कमोडिटी कहते हैं। किसी भी चीज की प्राइस मार्केट में कैसे डिसाइड होती है? अब प्याज 100 रुपए किलो मिल रही है, किसने डिसाइड करा? मार्केट में किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिटरमिन हुई? ये जो हमारे पास एक रेट आता है, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, पेन खरीदने का है डॉलर का, उन्होंने बोला भाई ये इतने का पेन है, क्या सिर्फ प्रोड्यूसर है जो प्राइस डिसाइड कर रहा है? नहीं, प्रोड्यूसर तो चाहेगा कि मैं हाईएस्ट प्राइस रखूं, तो क्या उस प्राइस पर कंज्यूमर लेने को तैयार हो जाएगा? नहीं। यानी दो फोर्सेस हैं मार्केट के अंदर, बायर और सेलर। इन दो फोर्सेस के म्यूचुअल उससे एक प्राइस डिसाइड होती है। तो हम इसको पढ़ेंगे, किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, फैक्टर प्राइसिंग। हमने अभी एक जनरल इंट्रो लिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। किसी भी चीज को बनाने के लिए 4 फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड की प्राइस क्या है, रेंट। लेबर की प्राइस क्या है, वेजेस। कैपिटल की प्राइस है इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। ये भी तो डिसाइड हो रहा होगा ना।
किसी पाकिस्तान के मुकाबले में अगर हम किसी दूसरी कंट्री की बात करें तो हो सकता है वहां वेजेस ज्यादा हो। यूएस में काम करो तो पाकिस्तान के मुकाबले में वही सेम काम यूएस में हो सकता है आपको ज्यादा वेजेस दे। डिफरेंट फैक्टर्स है ना। क्यों हमने बोला एक फैक्टर इसमें ये है कि वहां लेबर सप्लाई कम है, यहाँ लेबर बहुत है, सप्लाई बहुत है, तो वही डिमांड एंड सप्लाई, टू मार्केट फोर्सेस जो जिसकी वजह से किसी भी चीज की प्राइस डिसाइड हो रही है। अब वो कमोडिटी भी हो सकती है, वो फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में पूरा एक चैप्टर है, कंजम्पशन के बारे में, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, अब जब आप मैं हम हमेशा इस टाइम पे स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि जब आप बुक ओपन करते हैं और आप कहते हैं कि चले हम बुक स्टडी करेंगे, जो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, करनी है, तो ये वो बुक है जो कि आई कैप ने प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की अपनी। तो आपको मैं ये कहूंगी कि जब आप ये स्टडी करना स्टार्ट करें, ये सारे टॉपिक हमने अभी अभी करे हैं, अब जब आप आए ना इस टॉपिक पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, तो इसमें काफी डिटेल लिखी हुई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। स्कोप तो चलिए हमने क्विकली डिस्कस किया, स्कोप आप पढ़ सकते हैं, कमोडिटी प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर थ्योरी। वेलफेयर थ्योरी क्या कहती है कि आपने अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना है कि उससे आपकी जो बेनिफिट है, जिसको हम वेल बीइंग भी कहते हैं, वेलफेयर भी कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हो। ये वेलफेयर थ्योरी है, तो हम यही पढ़ रहे हैं ना। कंज्यूमर थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम एलोकेट करे कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी ख्वाहिशात पूरी हो। फर्म कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे, कैसे यूटिलाइज करे कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। यही वेलफेयर थ्योरी है कि इकोनॉमिक क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये की इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हर इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, इसकी डिटेल तो अब आगे आएगी काफी इकोनॉमिक सिस्टम्स में, लेकिन मैं इसको आपकी मिसाल दूं। जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम इस साल का बजट जो है वो एजुकेशन पे ज्यादा लगाएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, किस पे ज्यादा फोकस करना है, एजुकेशन पे। उससे क्या होगा कि रिसोर्सेज अगर एजुकेशन पे ज्यादा लगेंगे तो बाकी सेक्टर्स पे कम लग पाएंगे। लेकिन आपने एक डिसीजन लिया कि नहीं, हमें अपनी प्रेफरेंस क्या देनी है, एजुकेशन को देनी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहा है, स्कार्सिटी की वजह से। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम ना हो तो क्या हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि रिसोर्सेज कहाँ लगाएं, जहां चाहे लगाएंगे फिर तो हम, क्योंकि रिसोर्सेज के अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो। बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कैसे प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। हमें ये डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी। इसके इन क्वेश्चंस की मजीद डिटेलिंग आगे चैप्टर में आएगी। अच्छा, यहां तक तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जहां बात आती है इंपॉर्टेंस की और लिमिटेशंस की, एक दफा इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको अभी क्लियर ना हो। रीजन ये कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ थोड़ी ली है अभी। जब हमने अभी माइक्रो पढ़ी ही नहीं है, मैक्रो पढ़ी नहीं है, तो उसको उसकी लिमिटेशन कैसे पता चलेंगी आपको। जैसे माइक्रो के अंदर लिमिटेशन में लिखा हुआ है, एक लिमिटेशन में कि वीक अजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अक्सर जब आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं उसमें कुछ अजम्पशंस ली जाती हैं। वो अजम्पशंस काफी ऐसी अजम्पशंस होती हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती। ना हमने कोई अभी तक थ्योरी पढ़ी, ना हमने कोई अजम्पशन पढ़ी, तो हमें ये बात कैसे समझ में आएगी। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना इस लिमिटेशन का मतलब। बात आ रही है समझ में। तो अभी आप इसको जस्ट स्टडी जरूर कर लीजिएगा, एक गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन ये कि कुछ चीजें अगर क्लियर ना हो तो परेशान नहीं होइएगा। सिर्फ इस इन एरियाज की बात कर रही हूँ, बाकी के जो स्टार्टिंग में डेफिनेशंस हैं और नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो तो आपने कंप्लीट पढ़ना है और वो समझ में आना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज समझ में ना आए तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है, कि ये बात समझ में नहीं आ रही। चलें, हमारी क्लास 3 बजे तक है, ठीक है। अच्छा, ये एक जनरल स्लाइड मैंने बस ऐड कर दी थी कि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि नीड और वांट,
ये जो दो टर्म्स है इनके दरमियान डिफरेंस है। नीड क्या है? जरूरत। जरूरत क्या है? लिमिटेड होती है। भाई सर्वाइवल के लिए आपको क्या चीज चाहिए? सारे खाने के लिए कुछ चाहिए, शेल्टर चाहिए, ठीक है ना, आपको रहने की कोई जगह, वाटर, ये आपके सर्वाइवल के लिए जरूरत की चीजें हैं। वांट्स क्या है? आप क्या कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसमें सारे कंफर्ट्स, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये सारी आपकी वांट्स हैं, ये नीड नहीं है। बड़ा घर क्या, घर से आप, घर आपकी नीड है, बड़ा घर वांट है, ठीक है ना। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी नहीं खत्म होती। इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म होती हैं? एक ख्वाहिश पूरी होती है तो आपकी दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है। ये हो गया, अब दूसरा टारगेट बना लिया आपने, अब ये करना है, ये चाहिए, ठीक है ना। तो वांट्स की तो कोई लिमिट नहीं है, दीज आर अनलिमिटेड। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका। अच्छा, आपने क्योंकि थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए हमारा, आप ओरिएंटेशन ली थी आपने? नहीं ली थी। पीआरसी में 3 पेपर्स हैं और ये तीनों के तीनों पेपर्स जो हैं वो अब एमसीक्यूज बेस्ड हैं। यानी आपके पास 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, 50 एमसीक्यूज। एक एमसीक्यू जो है उसके 2 मार्क्स होंगे, ठीक है ना। तो हमने असल काम क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इस बात को हमने फर्स्ट डे से अपने माइंड में बिठा लेना है कि अगर एक स्टूडेंट सारी क्लासेस लेता है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होते हैं उसके, लेकिन वो एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसके लिए पेपर पास करना बहुत मुश्किल है। बहुत कम चांसेस हैं उसके पास होने के। तो इतना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करना, एक ही टॉपिक से। जो पढ़ने में आपको लगता है तो बड़ा आसान टॉपिक है, जब वो आपके पास एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है तो आपको समझ में ही नहीं आता, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना ये सबसे बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है ना वो एलिमेंट है। उसके लिए मैं आपको क्या करूंगी, हर चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज तैयार किए हैं मैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज आपको हर चैप्टर के मैं खुद प्रोवाइड करूंगी। नॉर्मली क्या होता है, आप इंटर लेवल पे जब होते हैं या मैट्रिक लेवल पर होते हैं, आप फला कॉलेज के पकड़ते हैं, इधर से पकड़ते हैं नोट्स, उधर से पकड़ते हैं। मैं ये कहती हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कि आपने कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आपको आसपास वाले बोलेंगे फला टीचर के ले लो, फला टीचर के ले लो, लेकिन आपको अपना माइंड जो है ना डाइवर्ट नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि इस बात की श्योरिटी मैं दे रही हूँ, स्पेशली अपने सब्जेक्ट की, कि मैं जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, इट विल बी मोर देन इनफ। उसके बाद आपको, अगर आप सिर्फ उन एमसीक्यूज की, क्योंकि वो भी कोई 2-3 एमसीक्यूज तो नहीं है ना, वो भी पूरे एक एमसीक्यूज फाइल है पूरी, ठीक है। उसके बाद आपको कोई दूसरी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि मिस हम नेट से मजीद एमसीक्यू निकाल लें और हम फलां से कहीं और एमसीक्यूज ले लें, वो आपके लिए इनफ होंगे। तो मैं आपको हर चैप्टर की पीपीटी स्लाइड्स दूंगी। इन स्लाइड से क्या होगा, ये स्लाइड्स एक तरीके से रिवीजन में इंपॉर्टेंट है। डिटेल पढ़ने के लिए आपके लिए बुक है, वो बुक स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, हमारे लिए नहीं बनाई गई, आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो वो बुक पढ़नी है आप लोगों ने। रिवीजन के लिए, क्योंकि आप पूरी पूरी बुक रिवाइज करते हुए नहीं पढ़ सकते, तो ये स्लाइड्स आपकी हेल्प करेंगी। और फिर आपको मैं हर चैप्टर के एमसीक्यूज दूंगी। उन एमसीक्यूज की फाइल के एंड में एमसीक्यूज की भी होगी, ठीक है। आप उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। मैं डेली आपको बता रही हूँ कि भाई आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एमसीक्यूज सॉल्व करना है, वो आप घर जाके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे आप आके बताएंगे कि मिस फला एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा था हमें, उसको फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो पेपर में भी इसका एक एमसीक्यू बन के आ गया है। और वो क्या है, एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी में 4 पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स का मतलब पता चलता है ना, इस वक्त हमारी क्लास में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में भी 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हम इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं या इकोनॉमिक एक्टर्स कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास आ जाते हैं हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स कौन है? वे इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर्स को क्या कह रहे होते हैं? हाउस होल्ड्स। कंज्यूमर किसे कहते हैं? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who are not only consuming goods and services but also providing labor for firms। क्या कह रहे हैं?
कह रहे हाउस होल्ड या कंज्यूमर कौन है? वो इंडिविजुअल्स हैं जो ना सिर्फ क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि अपनी लेबर सर्विसेज भी दे रहे हैं फर्म्स को। अच्छा, ये फंक्शन क्यों ऐड किया गया? इस वजह से कि जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो उसके लिए इनकम चाहिए भाई। अर्न करोगे तो कंज्यूम करोगे ना। तो जब आप अपनी लेबर सर्विसेज दोगे तो आपको वहां से रिवॉर्ड मिलेगा, और फिर वो इनकम आप क्या करोगे, उसको स्पेंड करोगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसकी कंजम्पशन पर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई कंज्यूमर वो है जो ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करे बल्कि अपनी सर्विसेज भी दे फॉर्म्स को। दे एलोकेट स्केयर्स इनकम। स्केयर्स का मतलब समझ में आ गया, लिमिटेड। ये क्या डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं, वही बात जो अभी हम शुरू से करते आ रहे हैं कि कैसे अपनी लिमिटेड इनकम को बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज लगाना है। चार ऑप्शंस हैं, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, डिसाइड करना है। ठीक है ना? किस यूज में एलोकेट करें कि उससे उनकी जरूरत क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके, पूरी हो सके। ठीक है, फॉर्म्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब आप लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स की डेफिनेशन और मुझे बताएंगे कि ये इसमें बात समझ में आ रही है। फॉर्म्स कौन होती हैं, किसे कहते हैं फॉर्म्स? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग, तो जो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें फॉर्म्स कहते हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, एलोकेटिंग स्केर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकी क्या लिमिटेशन है, इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस चीज को बनाने में लगाएं कि उससे उनका प्रॉफिट क्या हो, वही वाली बात। ठीक है ना? गवर्नमेंट थर्ड इकोनॉमिक एजेंट। गवर्नमेंट के बारे में सबको पता है, स्टेट भी कहते हैं गवर्नमेंट को। ये अपने रूल्स के थ्रू, लॉ के थ्रू पूरी इकोनॉमी को चला रही होती है। अच्छा, गवर्नमेंट कैसे डिसीजन मेकर है, गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक एक्टर है? कि गवर्नमेंट भी तो डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। जब गवर्नमेंट बजट बनाती है, डिसीजन मेकिंग नहीं है? कितना बड़ा डिसीजन है कि भाई ये फंड्स हैं बस। अब इन फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगाना है, एजुकेशन पे कितना लगाना है, हेल्थ पे कितना लगाना है, डिफेंस पे कितना लगाना है, ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है ना, चॉइस मेकिंग। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि कहाँ कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, एलोकेट करना है। गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है। फोर्थ इकोनॉमिक एजेंट कौन है? फॉरेन ट्रेडर्स। इसमें कौन आ जाते हैं आपके, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। इम्पोर्टर्स किसे कहते हैं, जो दूसरी इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे होते हैं। एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं, जो दूसरी इकोनॉमी में सेल कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो कितने इकोनॉमिक एजेंट्स हैं हमारी इकोनॉमी में, कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स। फोर इकोनॉमिक एजेंट्स हैं आपकी इकोनॉमी में। ठीक है ना? अच्छा, बस ये गवर्नमेंट के बारे में क्या समझाऊं? जैसे गवर्नमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट एक तो कहते कैसे हैं, जो पूरी इकोनॉमी को अपने लॉस वगैरह के थ्रू चला रही होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज है, हमसे ही लेती है ना गवर्नमेंट, टैक्स वगैरह के थ्रू। तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, अब इस रेवेन्यू को कहाँ लगाएं कि उससे पूरी इकोनॉमिक, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। गवर्नमेंट का जो मेन डेफिनेशन है, गवर्नमेंट अपने बारे में तो नहीं काम करती, लोगों के बारे में काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, इकोनॉमिक वेलफेयर। ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे बिटवीन डिफरेंट सोशल नीड्स, कि लोगों की वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ सके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ी है आप, ये हमने कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कहते किसे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको इनपुट चाहिए होते हैं ना, आउटपुट बनाने के लिए इनपुट चाहिए। इकोनॉमिक्स में इन इनपुट्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं, दोबारा बोलते हैं, लैंड, लेबर,
कैपिटल एंटरप्रेन्योर। एसटीटी है, ठीक है, जगह की जरूरत पड़ी ना, हम लेबर हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ। कैपिटल क्या है इस वक्त? ये लैपटॉप, ठीक है, फर्नीचर, ये इस वक्त कैपिटल है। अभी हम कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। एंटरप्रेन्योर कौन है? सर तारिक तो नहीं हो, जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट का स्टार्ट लिया, ठीक है। ओनर, ठीक है, ओनर यानी जो रिस्क ले रहा है, जो एक बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं। अच्छा, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका जनरली हम कुछ और मतलब ले रहे होते हैं, और जब किसी सब्जेक्ट में उस टर्म को पढ़ते हैं तो उसका मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी है। देखिए आप यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइजेशन करी है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनटू ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स। लेबर कौन है? इंसान है, उसको ह्यूमन फैक्टर में डाल दिया। एंटरप्रेन्योर कौन है? इंसान है, उसको ह्यूमन फैक्टर में डाल दिया। लेबर किसे कहते हैं? भाई जो एफर्ट दे रहा है, वो मेंटल एफर्ट भी हो सकती है जो इस वक्त मैं दे रही हूँ आपको, फिजिकल एफर्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। रोड ब्रेकिंग, माइनिंग, ये क्या है? फिजिकल एफर्ट है, ठीक है। क्यों कर रहा होता है ये एफर्ट? क्या एम होता है उसका? इनकम अर्न करनी है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि रिस्क ले रहा होता है, बिजनेस का स्टार्ट लेता है, सारे फैक्टर्स को कंबाइन करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल सबको कंबाइन करता है, एक बिजनेस का स्टार्ट है तो रिस्क लेता है, ठीक है ना। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में जो हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, उनकी डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स में है वो थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है जनरल डेफिनेशन से। जैसे कि अगर हम लैंड की बात करते हैं तो हमारे जहन में जमीन आती है, सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है कि बहुत ही नैरो डेफिनेशन है लैंड की, बहुत ही स्मॉल डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स में लैंड का क्या मतलब है? पढ़िएगा, रीड करें। लैंड मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में तो सिर्फ जमीन तो नहीं आ जाती, जमीन के ऊपर और अंदर जितनी भी चीजें हैं सब आ जाती हैं। मिनरल्स, मेटल, सॉइल, फॉरेस्ट, ऑयल, सनलाइट, सब लैंड की डेफिनेशन में आ जाता है। तो कह रहे हैं जो भी चीजें हमें नेचर ने दी हैं, नेचर ने प्रोवाइड करी है, वो सब क्या है? लैंड है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स लैंड की डेफिनेशन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। इसी तरीके से कैपिटल का जनरली मतलब हम क्या लेते हैं? मनी। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहती है? कैपिटल की डेफिनेशन पढ़िएगा आप जरा। मैन मेड रिसोर्सेस, कौन सी चीजें हैं, किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, मैन मेड है। और इन रिसोर्सेस से इंसान कर क्या रहा है? दूसरी चीजें बना रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि इस वक्त ये लैपटॉप क्या है? कैपिटल है। क्यों? इंसान की बनाई हुई चीज है, और मैं इसके थ्रू आपको सर्विस दे रही हूँ, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कैपिटल है। अगर ये लैपटॉप में मैं घर में बैठ के कोई ड्रामा देख रही हूँ तो वो कैपिटल, उससे मैं कोई चीज प्रोड्यूस तो नहीं कर रही, वो तो मैं अपनी जरूरत के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो मैन मेड हो और उसके थ्रू आप कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स या सर्विस की, तो वो कैपिटल है। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि मनी कैपिटल के अंदर नहीं आएगी, ये याद रखना है आपने। मनी कैपिटल के अंदर हम काउंट ही नहीं करते इकोनॉमिक्स में। क्यों? हम कहते हैं कि भाई मनी डायरेक्टली कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आपके हाथ में पैसे हैं, उस पैसे को आप डायरेक्टली किसी गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप उस पैसों से क्या करोगे? कोई मशीन लोगे, कोई इक्विपमेंट लोगे, कोई रॉ मटेरियल लोगे, वो प्रोड्यूस करेगा। तो मनी इनडायरेक्टली तो प्रोडक्शन में यूज हो रही है, पर डायरेक्टली कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करी, इसलिए हम कहते हैं मनी को कैपिटल की डेफिनेशन में हम नहीं लेंगे। याद रहेगी ये बात, कैपिटल की डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स के अंदर हम मनी नहीं लेते। नया आपकी इस क्वेश्चन से का मैंने पहले ही आंसर कर दिया, आपको क्लियर हुई ये बात? क्योंकि मनी डायरेक्टली कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए। अच्छा चलें, अब आप लोग खुद बताएं लेबर का रिवॉर्ड क्या है?
लेबर को उसके काम के बदले में क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज। लैंड ओनर को क्या मिलता है? जो लैंड का रिवॉर्ड क्या है? अब ये जगह अगर किसी से आपने ली हुई है तो आप उसको क्या देंगे? रेंट देंगे। तो लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है? हम कहते हैं कैपिटल का रिवॉर्ड है इंटरेस्ट। बेसिकली जब आपको किसी भी फर्म को मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप नॉर्मली क्या होता है कि आप फंड्स रेज करते हैं ना भाई, फाइनेंस चाहिए, ठीक है, मशीन कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक से बोलते हो भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, लोन चाहिए, मुझे कैपिटल फॉर्मेशन करनी है। बैंक आपको वो पैसे दे देता है, उससे आप क्या करते हो? आप मशीन लगाते हो, प्लांट लगाते हो। प्लांट से मुराद यहाँ पे नेचुरल वाले प्लांट नहीं है, ये मशीन्स की ही बात है, हैवी प्लांट्स, उनके थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो। और बैंक को आप उसके बदले में क्या दे रहे होते हो? इंटरेस्ट दे रहे होते हो, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है भाई? रिस्क ले रहा है ना वो, उसको बदले में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है ना। मिला तो रिवॉर्ड की टर्म में तो हम लॉस तो नहीं लिखेंगे ना, रिवॉर्ड में प्रॉफिट ही लिखा जाएगा। लॉस कोई रिवॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो वो एक रिवॉर्ड है उसके रिस्क लेने का, ठीक है ना। तो ये हो गए भाई आपके रिवॉर्ड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब फिलहाल क्योंकि फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इतना काफी है। इसको आप लोगों ने कोई एक आप लोगों का ग्रुप वगैरह बना दिया जाएगा, उसमें आप लोग एडमिन से बात कर लीजिएगा। आप लोगों को तो वैसे ही आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली भी, आप लोगों के पास तो मेरे नंबर होंगे भी, आपके पास तो है, आपके पास है ईमान मेरा नंबर, ठीक है। तो आपके पास तो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर की स्लाइड्स वगैरह भी शायद मटेरियल हो आपके पास, ठीक है ना। तो आप एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा कि भाई मुझे किसी जनरल ग्रुप में ऐड कर दें, या मुझे मिस का नंबर दे दें, या आप मुझसे डायरेक्टली नंबर ले लें। हाँ, वो मैं बाद में बना लूँगी, अभी तो कुछ टाइम बाद। तो उसमें मैं आप लोगों को ये स्लाइड्स भेज दूँगी और चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ भेज दूँगी। स्टार्टिंग के जो एमसीक्यूज़ हैं वो रिलेटेड टू डेफिनिशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इज़िली। तो आपने उसको कोशिश करनी है, ट्राई करनी है सॉल्व करने की। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपने इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज़ करके आना है। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर रिवीजन नहीं रखता, वो आगे बहुत बुरा फँसता है। ठीक है ना? आपको हर हर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रही, हर सब्जेक्ट में जब आपकी क्लास हो तो आप उससे पहले एटलीस्ट आप हाफ एन आवर दें, या कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर दें कि भाई मैंने लास्ट क्लास में हमें क्या पढ़ाया गया था, आप उसको रिवाइज़ करें। उससे क्या होता है, जब भी आप रिवीजन करते हैं, मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स क्यों नहीं पूछ रहे होते, लेकिन मुझे तो अपनी स्टूडेंट लाइफ़ का पता है कि मैं जब भी इस कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करती थी, मेरे मुझे लाज़मी क्वेश्चन्स आते थे, ज़हन में कन्फ्यूजन्स आती थी। और मेरा तरीक़ेकार या ये था कि मैं उन क्वेश्चन्स को एक जगह नोट डाउन कर लिया करती थी और फिर नेक्स्ट क्लास में टीचर से पूछ लिया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो करना है। नेक्स्ट क्लास में आप आके मुझसे पूछ लें कि मिस आपने जो बात बताई थी इसमें ये बात क्लियर नहीं हुई। अभी तो बड़ी आसान-आसान से कॉन्सेप्ट हैं, ईज़ी आहिस्ता-आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो फिर थोड़े से डीप में जाएँगे, ठीक है ना? तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है ना? चलें, थैंक यू। 3 बजे तक थी हमारी क्लास, राइट? ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।